सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सदर ट्रंप के इकदाम से मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नेगेटिव रुझान आया है। अगर कोई इंडिकेटर बड़ा है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब गुस्से में है। उनके गुस्से की बुनियादी वजह चीन का तिजारती बरतरी हासिल करना है। ग्लोबल ट्रेड बैलेंस के चार्ट पर चीन टॉप पोजीशन पर मौजूद है। चीन का ट्रेड सरप्लस तकरीबन $1 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका इस टेबल के बॉटम पर मौजूद है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $1 ट्रिलियन है। सदर ट्रंप के ख्याल में ये सूरत हाल सस्टेनेबल नहीं और इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, जिसको अब बचाने के लिए अमेरिकी सदर ने टैरिफ्स को हथियार बना लिया है। इसमें उन्हें किसी इंटरनेशनल कानून या इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक क्योस की सूरत हाल क्रिएट हो गई है, जैसे बुल इन अ चाइना शॉप। अब ये एक उसी का ट्रेलर चलता हमें दिखाई दे रहा है। चाइना के अलावा कोई दूसरा मुल्क उन्हें चैलेंज करने की पोजीशन में दिखाई नहीं देता। सदर ट्रंप के मुताबिक हर कोई उनसे डील के लिए मरा जा रहा है, लेकिन चीन के ख्याल में ये बुलिंग है, इसलिए चाइना डट गया है। जिसके बाद सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को डबल डाउन कर दिया है। अब देखना है कि चीन इस एस्केलेशन को कहां तक लेके जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ वर्ल्ड सिक्योरिटी ऑर्डर में अमेरिका अब भी सबसे आगे है। किसी भी वक्त दुनिया में कहीं भी फौजी कार्रवाई करने की भरपूर सलाहियत रखता है। यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई ममालिक अमेरिकी सिक्योरिटी कवर किए बगैर अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, इसलिए सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है। गजा और यूक्रेन वॉर का फौरी खात्मा भी अमेरिकी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है, इसीलिए अफगानिस्तान समेत दुनिया के दीगर हॉटस्पॉट्स में टेरर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों में भी अमेरिका को ऑपरेशन जो है वो अपना वाइटल करना है। लेकिन किसी को ये बात अब तक समझ नहीं आ रही कि सदर ट्रंप की अगली चाल क्या होगी। वो एक दिन ईरान को कार्रवाई की खुली धमकी देते हैं और दूसरे दिन इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ बैठकर ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत का ऐलान करते हैं। ये कन्फ्यूजन है या स्ट्रेटजी? इसकी वजह से इकनॉमिक और जियोपॉलिटिकल महाज भी खासा गर्म हो गया है। चीन और अमेरिका के मफादात बराह रास्त टकराव की जानिब बढ़ रहे हैं। इस क्लैश ऑफ टाइटन्स का क्या नतीजा निकलेगा, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त हर मुल्क की कोशिश है कि किसी तरह इस क्राइसिस के इमीडिएट इम्पैक्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इस कदर वॉलेटाइल सिचुएशन में सेक्रेटरी रूबियो ने 2 दिन पहले इसहाक डार से रब्ता किया है। इसकी क्या अहमियत और पाकिस्तान के पास प्ले करने के लिए क्या कार्ड्स मौजूद हैं, इन तमाम इंपॉर्टेंट इशूज़ पर हम आज बात करेंगे। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, चेयरमैन है पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सीनियर पॉलिटिशियन हैं। पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से मामलात को देखते रहे, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आपसे बहुत अरसे बाद जो है वो और आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी समिंग आप थी। सिर्फ मेरा थोड़ा सा आपसे मुद्दबाना इख्तलाफ ये होगा, आपने बात की सिक्योरिटी की बड़ी पावरफुल है। एक तो है कि जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है अमेरिका की वो फेल हो चुकी है। ओके, अभी आप लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप, बिकॉज़ मैंने अपनी एक राय का इजहार किया, लेकिन आप मैं कहता कि वो तो फेल हो चुकी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यमन, आपने कहा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में हर जगह 3 हफ्ते में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बॉम्बर्स जो डिएगो गार्सिया पर हैं, हुतीज पर बॉम्बिंग की है। $1 अरब उनका खर्चा आया उस बॉम्बिंग में। और कल का न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें, आप CNN की स्टोरी पढ़ लें, उसका असर क्या हुआ है। हुतीज कायम है और 70% ऑफ शिपिंग जो रेड सी से जाती थी वो डाइवर्ट होनी पड़ी। तो अगर आप एक नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ नाकाम है, मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इराक की बात नहीं कर रहा, मैं इस 9/11 की बाकी बात नहीं कर रहा जहां नालायकी की इंतहा हुई, और मैं 7 अरब असला जो छोड़ के गए अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मौजूदा मिसाल देख रहा हूँ। और दूसरी बात, एक फैक्ट है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नोज, वो जानते हैं कि ही इज प्रिजाइडिंग ओवर अ डिक्लाइनिंग अमेरिका। अमेरिका जो ज़वाल पजीर है, शी जिनपिंग उसके बरक्स, और आपने खुद फरमा दिया
$1 ट्रिलियन का आप कितना बड़ा वो होता है डेफिसिट फॉर अमेरिका, और उसके बरक्स जो हो सरप्लस चाइना का है, तो आप मुकाबला कर लेना। और 140 $2 ट्रिलियन बनता है, एक तरफ सरप्लस है एक तरफ माइनस है। और 140 ममालिक हैं दुनिया के 193 ममालिक में से जिनकी तिजारत चीन से ज्यादा है, बस अमेरिका से। अच्छा सर, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं सवाल करना चाह रहा था, या जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिसकी बात की, कि जो प्रेजेंस है अमेरिका की, दैट इज एवरीवेयर। हाँ, फिजिकल प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस। जी जी, मिलिट्री सुपर पावर नो डाउट नंबर 1। 800 बेसिस हैं दुनिया में, 400 बेसिस इधर हैं जहां चाहे वो पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चाहे नाकाम हो या फेल भी हो, लेकिन उनकी जो रिटेलिएट करने की कैपेसिटी है या उनकी प्रेजेंस जो है रिस्पॉन्ड करने की, दैट इज देयर और वेरी मच देयर। वैसे वो ये हुआ है कि एशिया में जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो जीते कभी नहीं है। कोरिया, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, वो लेकिन वो ये बाकी के काफ़ी मुल्क बन गए, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो नहीं बन पा रहा। लेकिन मैंने अभी इस पर ज़रा उसका सारा एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक हिस्ट्री है उसकी अपनी, लेकिन मैं ज़रा पहले चाहता हूँ बात की थी रूबियो की कॉल की भी। जी जी, मैं आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट यू कमेंटेड ऑन दैट पर्टिकुलर इशू फर्स्ट। बस मंजर पूरा कंप्लीट करा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। सर मुझे बताएं, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? ये जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन रूबियो एंड इसहाक डार साहब, ये एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो बना है, इसको आप कैसे देखते हैं? वेयर आर वी हेडिंग? एक तो बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहला बाज़ाब्ता बायलैटरल सरकारी कम्युनिकेशन हुआ है अमेरिकन की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है जी। और रूबियो वो शख्स है जिसने, जब उसकी हेयरिंग हो रही थी 19 जनवरी को बिफोर ही बिग स्टेट, तो उसने अनाउंस किया था कि वी हैव नाउ एंटर्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। खुद तस्लीम किया कि हम सोल सुपर पावर नहीं रहे। तो ये अच्छी गुफ्तगू हुई है, गालिबन पोलाइट हुई है, कॉर्डियल हुई है, प्लेजेंट हुई है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक रीसेट नहीं हुआ। उन्होंने क्या फोकस किया? मैंने रीड आउट दोनों पढ़े हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस का भी और उनकी स्टेट डिपार्टमेंट का। उनकी स्टेट डिपार्टमेंट के रीड आउट में अफगानिस्तान का जिक्र नहीं है, हमारी में है। ठीक। और एक और जो एलिफेंट इन द रूम है उसका जिक्र नहीं है, वो ईरान है। नायदर उन्होंने ये कहा ग्लोबल चैलेंजेस की बात की है, हमने रीजनल सिक्योरिटी की बात की, लेकिन जो नई बात उन्होंने की है क्रिटिकल मिनरल्स, ये एक नया एजेंडे में आ गया पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस में। दूसरी जो नई बात की है, ये मैं स्टेट डिपार्टमेंट के रीड आउट की बात कर रहा हूँ, इलीगल इमिग्रेशन। हालांकि हम बहुत पीछे हैं, इलीगल इमिग्रेशन में इंडिया नंबर 3 है। मैक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान के 7.5 लाख गैर कानूनी बाशिंदे अमेरिका में मुकीम है। और पहला जो फ्लाइट भेजी थी वो ट्रंप ने, वो तो अमृतसर भेजी थी, आपको याद होगा, 110 लोग थे, हथकड़ी लगा के पहुंचे थे, बड़ी बेइज्जती की थी मोदी के आने से पहले, तो हम उसमें नहीं, लेकिन ये उनके लिए तो एक आम तासुर ये था कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा इंडियंस होंगे, तो वो इंडियन सेंट्रिक पॉलिसीज या वो, लेकिन हमने वो देखा कि वो ट्रंप को लोग जानते नहीं। ट्रंप रवायती नहीं है। ट्रंप पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट है, आदिल साहब, जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 सालों में जो अमेरिका की रवायती सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। बाकी सारे उनके नुमाइंदे रहे हैं। कैनेडी का अशर तो आपको पता है क्या हुआ था, असैसिनेशन, अब भी उसकी इंक्वायरी हो रही है, किसने मरवाया। तो दूसरी बात है कि ट्रंप का जो जंगे नहीं चाहता, जंगजू नहीं है। दैट्स व्हाई आई लाइक ट्रंप, कि जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए हैं उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, पेंटागन, CIA स्टेट, ये उसको पढ़ जाओ, उसको हमला कर दो। He doesn't want that. वो बिजनेसमैन है, कुछ लो कुछ दो, और वो समझता है कि मैं डरा के धमका के मैं पैसे खींच सकता हूँ, बुली कर सकता हूँ। सर अब एक तरफ वो हमने देखा ना, इंडिया को F-35 ऑफर कर रहे हैं, डील वो क्रैक करने को, दूसरी तरफ उसको वो टैरिफ किंग कह रहा है। टैरिफ किंग का है उसने, और उसका जिक्र पहले भी किया। मैक्सिको, चाइना, इंडिया का जिक्र शुरू में किया उसने, टैरिफ लगाने से पहले भी। तो वो मोदी को थपकी भी दी कि F-35 भी ले लो। हालांकि F-35 की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन इंडियंस को गालिबन को महंगे बहुत हैं और उनके और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन उसने कहा कि ये, और इंडिया ने रशिया के साथ जो, हाँ, रशिया के साथ उनकी डील में रहा है। और आप देखें कि मोदी ने काफी खुशामद भी उसकी की। उसने कहा आप मेगा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं मीगा कहता हूँ, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। पूरी उसकी फॉलो भी की। रीजन में तो वैसे इंडिया अमेरिका बनने की कोशिश कर रहा होता है, कर रहा था अमेरिका की आशीर्वाद के साथ। ये एक फर्क आया है, मैं समझता हूँ मोदी के दौरे के बाद, कि जिस किस्म की उसको थपकी या आशीर्वाद थी बाइडन इंतजामिया की,
कि हम हमारे साथ मिल के चीन का मुकाबला करें, मेरे ख्याल में उस तरह बाइडन ने उनको वो आशीर्वाद नहीं दी, क्योंकि वो चीन से गालिबन अल्टीमेटली डील करना चाहेगा, लड़ाई नहीं करना चाहेगा। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और वो दुनिया को देख रहा है पावर के हवाले से, और कहते हैं 3 बड़े मुल्क हैं, अमेरिका, रशिया एंड चाइना, तो इनके साथ मैं डील करूं। ही लाइक्स टू डील विद पावरफुल पीपल। और इंडिया भी आपके ख्याल में चाइना के साथ ही क्लोज जाने की फिर कोशिश करेगा अगर अमेरिका पीछे नहीं है, ट्रेड की रिक्वायरमेंट भी है? इंडिया के लहजे में, इंडिया के रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आई है चीन की तरफ। उन्हें कि हम शी जिनपिंग साहब से बात करेंगे और हम जो मसले हैं बॉर्डर के वो भी हल करेंगे। उनके लबो लहजे में मैं थोड़ी सी तब्दीली देख रहा हूँ, नरमी देख रहा हूँ, धीमा हो गया है जो एग्रेसिवनेस थी, क्योंकि उनको समझ आ गई कि ये तो अमेरिका से वो फ्री लंच जो था वो मार्ग हो गया है। क्योंकि उसने जो रशिया के मामले में पोजीशन ली और वो जो यूक्रेन के साथ किया, जो यूरोपियन कंट्रीज को उसने बिल्कुल कहा अपनी सिक्योरिटी खुद संभालें, उठें ये खर्चा हमने नहीं उठाना, ये हमारे एलाइज नहीं है, ये हमारे लिए बोझ है। दे आर नॉट आवर एलाइज, ये तो बोझ है हमारे लिए। हम उनका खर्चा लेते हैं, हम नेटो का सारा करते हैं। किस लिए? अगर आपका दुश्मन रशिया नहीं है तो फिर क्या जरूरत है नेटो की? सर यूके हैज सीन हाईएस्ट इन्फ्लेशन। मैं यूके बड़ा रेगुलर मेरा जाना होता है। अब इंग्लैंड में तो इतनी महंगाई है कि लोगों के लिए अफोर्ड करना, लोअर मिडिल क्लास की तो उनकी भी कमर टूट चुकी है। तो हम डिस्कस नहीं करते, थर्ड वर्ल्ड के मुल्क बन रहे हैं जनाब। एग्जैक्टली। अब ये लंदन इंग्लैंड का देखे हाल बुरा। वो कियर स्टामर ने कितनी खुशामद की, आखिर में उसने कहा कि आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है। ट्रम्प ने जो उनको कहा कि आई लाइक योर इंग्लिश एक्सेंट, मुझसे बेहतर है। एब्सोल्युटली राइट। बाय द वे आई लाइक दैट जेंटलमैन केयर। और मुझे जरा वो शरीफ आदमी लगता है। तो सर अब यूरोप के लिए भी फिर क्राइसिस है, क्योंकि यूरोप की तो जो इंटीग्रिटी थी, जो यूनिटी थी, यूरोप इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। आदिल साहब एग्जैक्टली। आप देखिए मैक्रोन का क्या हुआ है, फ्रांस की बात। मैं सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या ये हमारे पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत नहीं है? स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स की भी बात कर रहा हूँ कि हम अपना, ठीक है महंगाई का इशू है, प्रेशर है सर, क्या अब तो यूरोप के भी हालात उस तरफ जा रहे हैं जो उनको अपना फर्क पड़ा हुआ, तो क्या हमें कंपैरिजन भी नहीं कर? पाकिस्तान को अब ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बनानी है कि जिससे हम वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को कहीं फिट इन करके बेनिफिट ले सके, क्योंकि अब तो यूरोप में भी महंगाई पहले हम अपना रोना धोना बंद करें। हम हमेशा रोने धोते थे पाकिस्तान में, फलाना साजिश कर रहा है, फलाना कोई साजिश नहीं कर रहा हमारे। हम अपने सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। 9/11 हमने सरवाइव किया इंटैक्ट। मुल्क टूट गए, मतलब एक कोलैप्स कर गए। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया, क्या क्या मुसलमानों बॉम्बिंग हुई। हम सेंटर से आई ऑफ द स्टॉर्म। उसके अलावा हमारा एक स्टेट सिस्टम इंटैक्ट है। यस देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। फिर हम शुक्र करें कि मोदी नेक्स्ट डोर आया है, जो कायदे-ए-आज़म कहते थे 2 नेशन थियरी के बारे में कि ये हिंदुत्व सोच कितना तासुब है मुसलमानों की तरफ। हम फिर भी एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं, वो भी नाशुक्री ना करें। हम अपने मामला ठीक करें। हमारे मुल्क में फिर भी बड़ी जान है। इन्फ्लेशन सर यूरोप में भी इस वक्त, यूरोप में तो कहाँ पहुंच गई है। हमें किसने बचाया है? इनफॉर्मल इकोनॉमी ने, नॉट IMF। ये ना समझे कि IMF के साथ IMF का कोई फायदा नहीं है। वो फायदा सिर्फ एलीट्स को होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी आपकी चला रही है, क्योंकि टैक्सेस ने जो है यूरोप की एलीट को, इंग्लैंड की स्पेशली, यूके की बात कर लेते हैं, उनकी एलीट को हिट किया। टैक्सेस इतने उनके भी बढ़ चुके हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी परचेजिंग पावर अब कॉम्प्रोमाइज, इसलिए जो उनका काफी क्राउड दूसरे मुल्क चला जाता है, बिकॉज़ दे डोंट वांट टू पे टैक्सेस देयर। सो सर लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। मुझे बताएं कि अब जो मिनरल्स का आपने जिक्र किया, इस डेवलपमेंट जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट मिनरल्स में जो नजर आ रहा है आपको उस हैंडआउट के अंदर भी, चाइना किसको कैसे लेगा? एक फिर ईरान की क्या ये जो न्यूक्लियर डील वाला अमेरिका करना चाह रहा है, ये हो जाएगा? और हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा अमेरिका? ये मैं 2 सवाल आपके सामने रखे। एक थोड़ा सा एक और ऐड ऑन कर लूँ मैं कि मार्को रूबियो की कॉल से पहले एक और डेवलपमेंट बड़ी हुई थी। 1 हफ्ता पहले अमेरिकन डेलीगेशन डायरेक्टली काबुल गया, जिसमें ज़ालिम खलीलजाद भी था और एडम बोलर उनका स्पेशल एनवॉय है ट्रंप का, जो हॉस्टेजेस के बारे में, जो अमेरिकन कहाँ कैद में हो उनको रिहाई के लिए जाता है, क्योंकि पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होता है। वो कहते हैं कि हमने रिहाई करा दी एक अमेरिकन की, और ज़ालिम तो वही है जिसने डील कराई थी दोहा वाली। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी, एक तो उन्होंने तालिबान से इंगेज किया, यानी कि अफ़गान तालिबान हुकूमत जिसको वो तस्लीम नहीं करते, जिसको वो गैर कानूनी कहते थे, जिनको वो दहशतगर्द कहते थे, उनको ना सिर्फ एक फॉर्मल टॉक्स की जैसे हम बैठे हैं अक्रॉस द टेबल, बल्कि जो मेन उनके सरकर्दा हैं, हक्कानी नेटवर्क कहते थे एक ज़माने में, सराजुद्दीन हक्कानी और उनके जो 2 कज़न्स हैं, उनके ख़िलाफ़ जो बाउंटी थी
कि $10 मिलियन वो डेड और लाइव वांटेड है, वो उन्होंने ख़त्म किया कि दहशतगर्द नहीं है। सो इसका मतलब है उन्होंने एक्सेप्ट किया। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को बाईपास किया। उन्होंने नॉर्मली होता था द रोड टू इस्लामाबाद, रोड टू काबुल लाइज थ्रू इस्लामाबाद, नॉट दिस टाइम दे वेंट डायरेक्टली। और जब रिलीज भी वो खातून की मैसेज जो है वो तो कतर के डिप्लोमेट साथ थे, सो उन्हें पैसा वैसा दिया गया रिलीज करने में। सो आप ये एक मिसिंग लिंक है, ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करें अकॉर्डिंगली अपने नेबर्स के साथ। वो जो वहाँ ग्रुपिंग हो चुकी है, उस ग्रुपिंग की वजह से भी हमारी स्टैंडिंग जो ग्रुपिंग है, अमेरिका ने गालिबन जो मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा जो उनका अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कंधार में है, वो तो बहुत एक्सट्रीम है उसकी सोच कई ख़वातीन के हवाले से और रियासत के हवाले से। तो उसके बरक्स जो हक्कानी नेटवर्क है जिसको UAE ने भी तस्लीम किया है, चाइना ने भी किया है, तुर्की ने भी किया है, रूस ने भी किया है, हेड मनी हटा दी उसकी। हाँ, तो वो तो लेजिटिमेट कर दिया ना। तो हम भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तजारती भी, सफारती भी और सियासी भी। और हम ये भी रियलाइज करें कि इस रीजन में पहले पाकिस्तान महवर था अमेरिकन स्ट्रेटजी का विज़ावी अफगानिस्तान, FPAC कहते थे। अब उन्होंने वो डीलिंग कर लिया है। काबुल से हम डायरेक्टली बात करेंगे और काबुल से हम जो भी उन्होंने करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अफगानिस्तान इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक vis-a-vis China and Russia and Central Asia and Iran. So वो I think so अगर अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को, आपने खुद भी बताया कि वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से देखता था पिछले अगर वो खुद 35-40 साल से। अगर वो खुद करीब होते हैं तो हमें अमेरिका के साथ एक नई रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका मिलेगा। हमारे लिमिटेड ऑप्शंस हैं लेकिन हम बना सकते हैं। लेकिन हम ये ना तस्वर करें कि हम अमेरिका के साथ, अमेरिका हमें इस्तेमाल करना चाहता है या अमेरिका के साथ मिल के ये काम करेंगे रीजनल स्ट्रेटजी का। वो मुझे उसके लिमिटेड चॉइसेस हैं। हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मोस्ट वेलकम। हमने मिनरल्स फोरम किया है, उसमें चाइना को कोई इतराज़ नहीं होगा। आपने कहा चाइना का क्या रिएक्शन होगा। चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक है, पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस टैक्टिकल है, ट्रांजैक्शनल एंड टैक्टिकल। पाकिस्तान चाइना रिलेशन स्ट्रेटेजिक है, उनके दूर रास्ते, उससे मौसम की तब्दीली, हालात की तब्दीली, इलाके की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे साहब हम देखते थे हमारा, वैसे आप तो एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट में और भी कई सब्जेक्ट्स में, लेकिन इस सब्जेक्ट में तो आप पर्टिकुलरली अमेरिका और चाइना के मामले में देखते थे हमारा बैलेंस ख़राब हो जाता था। कभी हमारा वेट चला जाता था अमेरिका में और कभी चला जाता था चाइना में। बैलेंस हमारे ज़हन में लगा हुआ है। इज इट एन आइडियल टाइम टू मेंटेन आवर इक्विलिब्रियम और बैलेंस? बैलेंस इज मेंटेन्ड, वी डिड इट 40 years ago। फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में चीन से हमने सुलह की, उस वक्त जब चीन समझा जाता था अमेरिका का दुश्मन और रूस का दुश्मन, हमने उसको किया। बैलेंस का इशू तो हमारे ज़हन में था ना। और कुछ लोग हमारे सिस्टम में, उनका व्यू जो अमेरिका के बारे में बड़ा नाइव है, वो चाहते हैं कि वो माजी के हैं, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम तो आपके साथ पुराने साथी थे। वो पुराने ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते जो कोल्ड वॉर के थे, जो अफगान वॉर के थे या 9/11 के थे। क्योंकि अब अमेरिका की आप उस तरह जरूरत नहीं, उस तरह नहीं है। लेकिन अब अगर अमेरिका जिस तरह, लेकिन हमारे मिनरल्स के लिए हो, चाहे वो इंटेलिजेंस का जो एक कंबाइंड ऑपरेशन था, वो चीजों को हम कैपिटलाइज कैसे करा सकते हैं और अपना बैलेंस भी खराब ना करें। क्योंकि हमारे तो अनफॉर्चुनेटली होता है ना कि एक गवर्नमेंट आती है तो इंप्रेशन अपेरेंटली ये लगता है कि हम अमेरिका के करीब जा रहे हैं, एक गवर्नमेंट आती है हम लगता है चाइना की। वो हमारे ज़हन में हमारे कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, हम अमेरिका को समझते नहीं है। हम बिल्कुल या हम लेट जाते हैं या हम लड़ पड़ते हैं, और हम अमेरिकन सिस्टम को नहीं जानते। अमेरिकन सिस्टम बड़ा ट्रांजैक्शनल है। वो कुछ ट्रम्प से पहले भी ऐसे था। देखते हैं अमेरिकन डोंट बिलीव इन अ फ्री लंच, कुछ लो कुछ दो। व्हाट कैन यू गिव है, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, पहला क्वेश्चन ये होता है। जी, अब ट्रेड वॉर इसकी क्लासिक एग्जांपल है ना। उस ट्रेड वॉर में वो अपने अलाइज को ज्यादा तंग कर रहा है, टैरिफ लगा एग्जैक्टली। मतलब वो आसरा नहीं कर रहा कि ये हमारे साथ थे और हम इनके साथ कोई लिहाज नहीं किया। उसने इजराइल को भी टैरिफ लगा दिए, आपको पता है। ताइवान को भी टैरिफ लगा दिए। दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आप कह रहे हैं कि अमेरिकन मेंटालिटी को समझने की जरूरत है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गो टू एनी एक्सटेंट। एग्जैक्टली। और हम इमोशनल ताल्लुकात चाहते हैं। नहीं, वो अगर हमारा होता है कि जी हमारा कोई इश्क है उनके साथ, कि वे nobody is in love with us and we shouldn't be in love with anybody। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चाइना की और अमेरिका की जो एस्केलेशन है ट्रेड वॉर की,
कहाँ जा रही है ये? एक चीज़ क्लियर हो जाए, चाइना पाकिस्तान की बात हो रही थी, जो चाइना आपको दे सकता है, जो चाइना ने दिया है और चाइना जो इंशाल्लाह आइंदा भी देगा, चाहे तवानाई हो, दिफा हो, मईशत हो, सियासत हो, सफारतकारी हो, अमेरिका या और कोई मुल्क नहीं दे सकता। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। इसमें हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें ये बैलेंस वाली बात नहीं कि जी कहे डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। भाई और कौन सी बास्केट है? कौन से? ये तो हमारे गलतफहमी थी, माजी में कुछ लोगों का रहा है इस किस्म का चीज़। जहाँ तक इसका है ट्रेड वॉर का, ये चाइना के खिलाफ अमेरिका का ट्रेड वॉर अनविनेबल है, अमेरिका नहीं जीत सकता। चाइना इज टू स्ट्रांग। देखिए जी, दुनिया के 64 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसमें से 57 में चाइना इज अहेड ऑफ अमेरिका। ट्रू। आप ये देख लें। By the way, I did a show on this 2 weeks before, critical minerals पे एक पूरा मैंने सब्जेक्ट शो किया। आपने खुद, so you know the subject very well. वैसे माशाल्लाह आप पढ़े लिखे एंकर हैं, and I respect for you. Thank you, that's so kind of you, sir. You read also and सर अब क्योंकि आपने ये इसकी बात की, इसमें अपेरेंटली चाइना की एक्सपर्टीज दुनिया में सबसे ज्यादा है, अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स या मिनरल्स पे भी अब हमारा रिलायंस है, तो चाइना की एक्सपर्टीज है। चलिए लेट्स टेक क्लाइमेट चेंज, जो सबसे बड़ा इशू है जिसको अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं करता। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहाँ पहुंच गया? टेस्ला के पहली दफा लॉसेस हुए हैं। जनरल मोटर्स ने कहा है कि वी कैन नॉट कम्पीट विद चाइनीज कार मेकर्स। लिथियम इज रिक्वायर्ड फॉर, और लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा आपको चाइना या अगर एक्सप्लोर कर सकता है तो चाइना। देखें ना आप कहाँ पहुंचे। हाई टेक देखें, एक स्टडी में देख रहा था अभी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आई है, आप नेट में देख लें, द ग्रेट टेक राइवलरी चाइना वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स, 52 पेजेस की है। क्या कहते हैं वो कि चाइना इज ओवरटेकिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। 5G हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टेम हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, सारे आप सारे इश्यूज पर। तो चाइना और आपने पिछले दिनों देखा होगा, आप लंदन कहते हैं, बात लंदन से छपता है द इकोनॉमिस्ट, उनकी कवर स्टोरी थी फ्यू मंथ्स अगो, चाइना द साइंटिफिक सुपर पावर, कि the old science order dominated by US, Japan and Europe is coming to an end और China is forging ahead। तो चाइना की बहुत बड़ी तब्दीली आई है, हमें समझ ही नहीं पाकिस्तान में, हमारा सोच फिर भी है। तो अमेरिकन डेस्परेशन इसी वजह से। यस, अब उनको होश आ रही है, यार हम तो लड़ते रहे जंगे 9/11 के बाद, $6.5 खरब ज़ाया किए, $6.5 ट्रिलियन अमेरिका स्क्वांडर्ड इन द सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, जिसमें $2.2 ट्रिलियन अफगानिस्तान में थे 20 सालों में। हर रोज उन्होंने $100 मिलियन अ डे जाया किया, फेंका अफगानिस्तान में, और जीरो रिजल्ट। जिनको निकाला था उनको इंस्टॉल किया वापस अफगान तालिबान। मैं जरा लेमैन की टर्म में, बिल्कुल एक आम फहम इंसान के तौर पर अगर समझाने की कोशिश करूं, मैं ईद पर एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने एक डॉक्टर को बुलाया हुआ था, वो स्टैटिक्स के स्पेशलिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, मैंने MBBS किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन एक की हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो स्टैटिक्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, ये 6 मंथ्स का कोई कोर्स कर लेते हैं, वो 6 मंथ्स के कोर्स में स्टैटिक्स के स्पेशलिस्ट इतना कमाते हैं कि वो जो स्पेशलाइजेशन किया हुआ डॉक्टर है आज वो नहीं कमा रहा। तो वो वॉर मशीन और वो अमेरिका का इतना पूरी दुनिया में अपनी प्रेजेंस रखना, वो अपनी जगह, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतनी तेजी के साथ चीज़ें तब्दील की हैं कि आज हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं जिस पर ये सब टेक्नोलॉजी रिलायंस कर रही है, वो की जो है वो एक और की बता दीजिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अमेरिका की कितनी स्ट्रेंथ है एयर पावर की। इलॉन मस्क ने कहा यार कि एयर पावर की क्या बात करते हैं, द प्लेन्स आर बिकमिंग इररिलेवेंट, इट्स ड्रोन। अब ड्रोन वॉरफेयर हो गया, अनमैन्ड व्हीकल्स, आर्म्ड व्हीकल्स जो होते हैं, अनमैन्ड बट आर्म्ड भी होते हैं। आप देखें कि जो यूक्रेन की जंग की आपने जिक्र किया, ईरान के ड्रोन्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है। मैंने मजाक से यूरोपियन एम्बेसडर से मुलाकात थी पिछले दिनों, मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मुस्लिम टेक्नोलॉजी से आप लड़ रहे हैं यूरोपियंस। कि ईरान एक तरफ है, उनकी टेक्नोलॉजी रूस इस्तेमाल कर रहा है, और यूक्रेन जो है वो तुर्की की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, दोनों मुसलमान ममालिक। तो आप देखेंगे इतनी सोफिस्टिकेटेड होगी हमारी टेक्नोलॉजी, मुसलमानों की बात। सो अब आपको MBBS करने से ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप स्पेशलिस्ट बन जाएं स्टैटिक्स के, कि आप दे आर मेकिंग मोर मनी। व्हाई शुड दे वेस्ट 6 years when they can do it in 6 months? they are making more money by the way। वो कहते हैं कि ज्यादातर डॉक्टर्स इस फील्ड में शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पैसा नहीं है, यहाँ पैसा। सो सर, सऊदी अरब और ट्रम्प, अभी ट्रम्प का विजिट भी है नेक्स्ट मंथ, तो
हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? एक, क्योंकि ट्रम्प का वापस आ जाने को, बाइडन के साथ कोल्ड टाइप का एक एनवायरनमेंट ऐसा था, वो बम फेस्ट होना, कोल्ड रिस्पॉन्स था मिडल ईस्ट की तरफ से भी। बाइडन के साथ सऊदी अरब ने उस तरीके से वो भी नहीं किया। इनके कोई आपस में शायद ताल्लुकात बेहतर भी हैं। पाकिस्तान भी इस कॉन्टेक्स्ट में कोई फ़ायदा उठा सकता है इस रिलेशनशिप का? देखिए ना, जहाँ तक बाइडन का ताल्लुक है, उसकी बेवकूफ़ी थी, उसकी एक तकब्बर था, अरगुर। उसने कहा आई विल नॉट टॉक टू MBS, और मैं प्रोटोकॉल में किंग से बात करूंगा, और MBS ये है, वो उसके खिलाफ बात की। फिर ठीक है, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को बुला लिया, शी जिनपिंग को, उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया, उनसे एग्रीमेंट कर ली कि हम चाइनीज करेंसी में भी आप तेल ले कर सकते हैं। ठीक है, इनको जब यूक्रेन की जंग हुई तो उनको जरूरत पड़ी तेल के हवाले से, तो सऊदी अरेबिया ने कोई रेड कार्पेट, इन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज करने का कहा, उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कर सकते लिमिट से ज्यादा, और पुतिन का साथ दिया, इसका नहीं दिया, बाइडन का। तो वो अमेरिका को समझ आ गई कि वो जो एरोगेंस थी उनको होते पे। और मैंने देखा था उस वक्त एक इंटरव्यू आया था MBS का, मोहम्मद बिन सलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, द अटलांटिक के साथ, ये मंथली है वॉशिंगटन का। उन्हें पूछा कि बाइडन का ये व्यू है, आपका क्या है, 2021 की बात है। उसने कहा आई डोंट केयर, ऐसे जवाब। अब ये सिचुएशन है कि एक काम तो हो गया ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है। UAE ने वादा किया है ट्रंप को कि अगले 10 साल में हम $1.4 ट्रिलियन UAE विल इन्वेस्ट इन अमेरिका। MBS ने वादा किया है कि अगले 4 सालों में $600 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में, यानी कि $2 ट्रिलियन, 2 खरब डॉलर्स 2 मुसलमान ममालिक जो अमीर है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो तो उसने काम बन गया ना। उन्होंने कहा अब बात करें, आई विल कम टू यू, पहला विजिट मैं आपकी तरफ आता हूँ, बिजनेस डील। और नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट, इट्स अबाउट यूक्रेन। यूक्रेन टॉक्स भी सऊदी अरेबिया में होंगी, वो भी पुतिन को भी बुला रहा है, लावरोफ यूज़र जा रहा है, सारा कुछ। तो ये ट्रंप का स्टाइल यही है, कुछ लो कुछ दो। तो ये स्ट्रेटेजिक, तो इसमें मेरे ख्याल में हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं UAE के साथ भी, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ भी। जाहिर है कि पहला तो अपने इंटरेस्ट वो खुद करते हैं, लेकिन हम भी अपना लेवरेज कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ वो बस भीख मांग में ना हो या एहसान चुकाने में कि ये एहसान का आपका ये सारा जी, हम बताएंगे व्हाट डू वी ब्रिंग टू द टेबल। कुछ खुद अपना भी तो काम करें ना, हम अपने लिए कितनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वहाँ से। हमारा तो ये हाल है कि मैंने अभी हमारे जो सफ़ीर है UAE में, उसका बयान में पढ़ा था, पिछले महीने आया है कि 2024 में 8,197 पाकिस्तानी बिजनेसेस ओपनड अप इन दुबई। डॉन अखबार ने खबर दी है कि पिछले 3 सालों में 20,000 पाकिस्तानियों ने $12 बिलियन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया दुबई में। तो इसका मतलब है कि हमारे अपने तो जो इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में जो इक्तिसादी तरक्की होनी है, उसका ताल्लुक सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नहीं है। योर डोमेस्टिक होम ग्रोन इन्वेस्टर has to have confidence in your economy also. Right. सर, ये मिडिल ईस्ट का क्या, ये गाजा वाले मैटर का आप कोई रिसर्च देखते हैं क्या होना है इसमें? गाजा वाला देखें जी, कोर इशू इस वक्त पैलेस्टाइन है और द स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त मिडिल ईस्ट। ये की एरिया, और बड़े हम जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वी आर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट में। बहुत बड़ा वाकया हुआ है 7 अक्टूबर तूफान अल-अक्सा के बाद। इजराइल ने कहा था कि हम हमास को खुदा न खास्ता सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, वो फेल हो गए। उन्होंने हूतीज़ के ख़िलाफ़ अमेरिकन कैंपेन, वो उनको क्रश नहीं कर सके। हिजबुल्लाह भी कायम है। तो व्हाट इज़ द लेसन? माइट इज़ राइट, तो गलत हो गया ना, राइट इज़ माइट। तो आप क्रश, चाहे कश्मीरी रेजिस्टेंस हो, हमारे पिछले दिनों कश्मीर कॉन्फ्रेंस भी थी, वो तो सारी टारगेट कर ली ना, वो जो रेजिस्टेंस के खिलाफ, लेकिन जो रेजिस्टेंस उसने अपनी काउंटर कर ली। ये द आइडिया ऑफ आजादी इज एन आइडिया व्हिच इज एम्बेडेड, इट्स नॉट जस्ट द लीडरशिप, इट्स द पीपल हु मैटर। सो यू थिंक समवन एल्स विल रिप्लेस? हां बिल्कुल, वो तो इट विल टेक सम टाइम, बट जैसे एक आइडिया ऑफ पाकिस्तान आया था, कायदे-ए-आज़म जब डेथ भी होगी तो वो आइडिया तो खत्म नहीं हुआ ना, वो इट वाज एम्बेडेड इन द माइंड्स and the consciousness of the people, Muslims of South Asia. तो ये जो है इस वक्त, ये 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस आर इन गाजा, इसी नंबर के हैं वेस्ट बैंक में। अब किस हद तक आप करेंगे? Unless and until there is a Palestine state with Jerusalem as the capital, कोई पायदार अमन नहीं आएगा। वरना फिर आदिल साहब तैयार हो जाएं नई वॉर के लिए, नई बैटल के लिए,
Zionism versus pan-Islamism. That is going to be there. So what is your assessment? Where are we heading? The number इस वक्त option 1 or 2? आई वुड से कि इस पर डिपेंड करता है हमारे में, हमारी मुस्लिम क़यादत, अरब क़यादत में कितनी जान है। कैन बी लेवरेज दैट? बार्गेन की बात होती है ना जी। आप, उन्होंने क्या, आप ऑल्टरनेटिव प्लान दें। क्या प्लान देते हैं ये, कैसे करते हैं? अगर ये लेट जाए कि हाँ जी, जैसे पहले इनका ख्याल था हाँ जी बस इजराइल को तस्लीम कर लो सब चीज़ ठीक हो जाएगी, नो, द कोर इश्यूज विल नॉट गो अवे। लोग कहते थे कश्मीर इशू खत्म हो गया, लोगों में रेजिस्टेंस है, लोगों में ट्रम्प तो उसको रियल एस्टेट के लिए आइडियल, वो तो उसका अप्रोच थी ना, वो आइडिया रिजेक्ट हो गया ट्रम्प का। That idea is no more. It's been thrown out of the window. Sir, Niall Ferguson has recently written an article और वो कहता है कि जो ट्रम्प टैरिफ है इसके बाद अमेरिका की पोजीशन जो है वो बड़ी वीक हो जाएगी। जो उसकी एक ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन है, वो जो लीडरशिप है अमेरिका की वो इरोड होता हुआ देख रहा है। As you said earlier कि अब वो हालात तो नहीं है। मैंने कहा जवाल का। नाइल फर्गुसन ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, अमेरिका में रहता है और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, कैलिफोर्निया में। इसने आर्टिकल लिखा था चंद माह पहले, इसका टाइटल पता क्या था? सोवियत अमेरिका। कि ये जो सर जंग हो रही है, ट्रम्प के आने से पहले लिखा था बाय द वे, अमेरिका की और चाइना की। इसमें चाइना इज अमेरिका एंड अमेरिका इज सोवियत यूनियन। नोट कर लें, समझ आई ना कि चाइना इज अमेरिका, कि अमेरिका जीत रहा, वो चाइना विल विन, और सोवियत अमेरिका के रन डाउन है, बूढ़ी क़यादत है, बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, इकोनॉमी बुरा है, तकसीम है मुल्क के अंदर, डिप्रेशन है। वो 75% अमेरिकन ने कहा कि कंट्री इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन इलेक्शन से पहले, आपको याद होगा। तो नाइल फर्गुसन ने जो बात की, हम तो वो 2-3 साल से मैं कह रहा हूं कि अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है। जवाल शुरू हुआ था, मैं कहता हूं द एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी, 15 अगस्त 2021 को, जिस दिन अमेरिका भागा है काबुल से। वो एक सडन जो, हाँ, जो जिस तरीके से भागा है, देखा ना, एक तो शिकस्त और चीज होती है। एवरीबॉडी प्रेडिक्टेड कि उन्होंने जाना है, लेकिन the way they have left that battle, exactly, वो जो लोग जिस भागे, बागराम बेस को भी खत्म कर, हम तो नेबर थे, इवन इट वाजंट एक्सेप्टेबल फॉर अस के एकदम ये क्या हमारे भी हम अनथिंकेबल था। और नालायकी जो है इस किस्म की, हम तो सबसे बड़े वकील थे ना कि ये चले जाए यहाँ से, लेकिन हम कहते थे एक तरीके से चले जाए। हम सडन शॉक में थे और फिर दुनिया, और आप ये देखें कि 7 अरब डॉलर्स का असला अमेरिका छोड़ के गया है, 78 प्लेन्स, 40,000 मिलिट्री व्हीकल्स, 3 लाख असले के इक्विपमेंट, मोस्ट एडवांस्ड। ये तो अब वो कहते हैं मसला वापस हो, भाई नालायकी तुम्हारी है, तुम भागे, हमें दे देते असला, हम आपके हलीफ थे, हमने कुर्बानियां दी, रगड़ा में मिला 9/11 के बाद। सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड, बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू ऑल नो हरारी कह रहा है कि वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म दोबारा से, और फिर फोर्ट्रेसेस में अब सब अपने अपने जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है? नो, क्योंकि वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मोर, मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा दुनिया एक जा रही है मोर जमहूरियत की तरफ। जमहूरियत इन द सेंस कि एक सुपर पावर की बालादस्ती का खात्मा हो रहा है। हम देख रहे हैं एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें कई वर्ल्ड पोल्स हैं, एशियन सेंचुरी भी है, और मैं देख रहा हूं इंशाल्लाह अगले 10 सालों में 5 मुस्लिम मिडिल पावर्स होंगी, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जो अपने अपने खित्ते में इन्फ्लुएंशियल पावर्स होंगी। सो जो एक पावर फैसला करती थी वॉशिंगटन, वो जमाने वो अमेरिकन पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म ही कर रहा है कि वो अगर इस तरह अमेरिका खुद को डिटैच करेगा दुनिया से, कर चुका है जी, डिटैच करेगा नहीं जी, इट्स डन। अमेरिका की सेंचुरी की शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो चुकी है। आप जाते हैं ना शॉपिंग करने लंदन में किसी सुपरमार्केट में, शेल्फ लाइफ लिखी होती है, एक्सपायरी डेट, वो एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। हाँ, अमेरिका। थैंक यू सो मच मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू इन योर प्रेशियस टाइम, एंजॉयड अ लॉट। ये इंटरव्यू बड़ा इंफॉर्मेटिव भी था, और आपने यकीनन समझने की कोशिश की होगी नाज़रीन कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेशन में रख के नहीं देख सकता। जो ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जो इश्यूज़ हमारे सामने हैं, उसको देख के हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी है, उसको देख के हमें आगे बढ़ना है। महंगाई और बेरोज़गारी दुनिया में और मुल्कों में भी ये इशू आ चुका है, और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स मसले बन चुके हैं। तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अपने आप को इस सारे सिस्टम के अंदर बेटर प्लेस करना है, सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं करनी। हमने जो है वो अपने रास्ते खुद बनाने हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।